सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। आज की सुपर फास्ट वीडियो में हम ऐसे 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाए हैं जिसमें हिंदी का पूरा लेखा जोखा, हिंदी को पूरी तरीके से शुरू करके समाप्त कर देंगे। और यह क्वेश्चंस की वीडियो आपके एग्जाम को उखाड़ेगी ही नहीं बल्कि पूरे में पूरे नंबर दोस्तों दिलाने की कोशिश करेगी। देखिए पैटर्न के बदलते के हिसाब से यहां पर क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में ट्रेंडिंग लेवल क्या बदल चुका है, सारी हिंदी, पूरा व्याकरण और साहित्य इस वीडियो में शामिल है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑल चैप्टर की ये वीडियो। कंसंट्रेशन नहीं खोना है। हर शेरनी से कहना चाहेंगे कुछ भी कर लेना, किसी भी तरीके से ये 100 क्वेश्चन जरूर लगा लेना। पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको दो चीजें ध्यान देनी है ऑप्शन में कि अगर हिंदी की उत्पत्ति हुई होगी तो हिंदी बाद में ऑप्शंस में आएगा, और हिंदी किससे उत्पन्न हुई तो आपको पता ही है कि हिंदी का निर्माण अपभ्रंश से हुआ है, और अपभ्रंश का निर्माण प्राकृत से और प्राकृत का निर्माण पाली से। तो हिंदी तो भैया हिंदी का विकास ही तो पूछा है, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। यहां पर हमेशा आपको याद रखना है हिंदी का जो विकास अपभ्रंश से है और पुरानी सबसे पाली है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? दोस्तों एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 343 से लेकर 351 तक यह कहा गया है कि हमारे संविधान में हिंदी एक राजभाषा होगी। तो 343 से 351 तक का किसका उल्लेख है? तो हिंदी विषय का उल्लेख है, हिंदी भाषा का उल्लेख है। 343 बताता है कि हिंदी एक राजभाषा होगी, बल्कि 351 यह बताता है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए जाएं कि इसको विकसित किया जाए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा, चकवा का तत्सम शब्द क्या होगा? एक बार आज मन लगा लेना, दिमाग लगा लेना और फिर कोई काम करना। हर शेरनी से कहेंगे 4 लोगों को वीडियो शेयर करके भाग आइएगा। चकवा का तत्सम क्या होगा? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ट्रेंडिंग लेवल का क्वेश्चन है, 1000% इसको नोट कर लीजिएगा। चक्रवाक होता है, चकवा का चक्रवात मत मार देना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी की आदि जननी क्या है? कमेंट कीजिएगा, स्वागत है। हिंदी की आदि जननी क्या है दोस्तों? जरा लॉक किया जाए। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। संस्कृत को सबसे पुरानी भाषा में जाना जाता है। चैप्टर का नाम है वर्णमाला। उखाड़िएगा क्वेश्चन ए। हमने आपसे कहा कि 2 चीजें बहुत पूछी जाती हैं, एक तो ए पूछा जाता है और एक दोस्तों ओ पूछा जाता है। आपको अगर इन दोनों में से पूछा जाए तो ए अगर आता है एग्जाम में तो कंठ तालव्य मारिए, और अगर ए आता है तो कंठ तालु हो जाएगा या कंठ तालव्य, और यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा कि कंठोष्ठ हो जाएगा। यह कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं और यह कंठ तालु से बोले जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, चड़क का तद्भव क्या होगा? बताइए दोस्तों, चड़क का तद्भव क्या होगा? लॉक किया जाए, आंसर दिया जाए। चार चीजें एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं दोस्तों। अगर मैं कह दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा तो सी हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि पलंग का क्या होता है? पर्यंक होता है। चना का क्या होता है? चणक होता है। खपरा का क्या होता है? खरपर होता है। और दोस्तों खीर का क्या होता है? छीर होता है। चारों ऑप्शन क्लियर, ऑप्शन सी पर लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है? तो आपको मैं बता दूं विधन अर्थ होता है, और अगर विधन अर्थ होगा तो एक बात तो कंफर्म है कि एक जगह ई आएगा और एक जगह
आ आएगा। यहां पर ई आएगा तो आ आएगा, ये नहीं होगा। यहां ऊ दिया है तो इसलिए मैंने कहा एक जगह ई आएगा एक जगह आ आएगा, तो आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग लेवल का 8वां प्रश्न, काव्य का आभूषण क्या है? कमेंट कीजिए। काव्य का आभूषण क्या है दोस्तों? काव्य का आभूषण है अलंकार है। काव्य का आभूषण, काव्य का गहना, काव्य का सौंदर्य, ये 3 वर्ड आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। हो सकता है कल को ये आभूषण ना लिखे, तब क्या करोगे? तो काव्य का सौंदर्य लिख जाए तो अलंकार, क्योंकि गहना पहनेगी कोई स्त्री या काव्य में सौंदर्यता हो गई तभी तो हम अलंकार को लॉक करेंगे। अगर कोई भी स्त्री गहना पहनेगी तो वो सौंदर्य का वर्णन होगा। इसी तरीके से काव्य का जो सौंदर्य होता है अलंकार, गहना होता है अलंकार, आभूषण होता है अलंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय दोस्तों रस संप्रदाय को कहा जाता है। और जिसके जनक कौन है बताइए? जिसके जनक कौन है? भरत मुनि है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत आसान प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाक्य की संख्या 2 होती है, कौन से होते हैं? अंग आहा। आगे क्वेश्चन, यौगिक शब्द कौन से हैं बताइए? यौगिक शब्द दोस्तों कौन से हैं? मैं कहता हूं यौगिक क्या होता है? जो शब्द संधि विच्छेद में टूट जाए, जो शब्द संधि विच्छेद में टूट जाए दोस्तों, वहां पर क्या होगा? यौगिक होगा। अब दिन को तोड़ सकते हो नहीं, जलज को तोड़ सकते हो नहीं, पंकज को तोड़ सकते हो नहीं। यही ट्रिक नोट कर लेना कि अगर संधि विच्छेद हो जाए तो समझ लो आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्वंद्व समास का सही सामासिक पद चुनिए। बताइए कौन सा द्वंद्व समास हो जाएगा? यह क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। द्वंद्व समास बताना है। द्वंद्व समास कौन सा होगा? मैंने कहा कि मंत्री की परिषद तत्पुरुष, त्रिलोकी, 3 लोकों की बात करी गई है, तो द्वंद्व समास होगा या द्विगु समास होगा? तो द्विगु समास। पुष्प धन्वी, पुष्प में धनी दोस्तों हम कह सकते हैं तत्पुरुष जाएगा, नहीं होगा कर्मधारय। लेकिन अगर दिवा रात्रि में देखा जाएगा द्वंद्व समास तो बिल्कुल सही है, दिन और रात्रि, ऑप्शन ए चला जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। एक और क्वेश्चन समास से आया है कि निम्नलिखित में एक शब्द ऐसा है दोस्तों जो द्विगु समास का यहां पर उदाहरण देता है। कमेंट कीजिए, चारों ऑप्शन हैं। बताइए शेर शेरनियों कैसे हो आप सभी, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है द्विगु समास का उदाहरण, पीतांबर पीला है, अंबर भगवान कृष्ण बहुब्री, पुरुष रूप पुरुषों का रूप। बताइए दोस्तों आंसर, आजीवन आधन जीवन। बताइए जहां पर उपसर्ग लग जाए वो अव्ययी भाव। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 13 नंबर का सी आंसर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि चवन्नी है, 4 चवन्नी 8 अठन्नी है ना, तो 1 2 3 4 ये अगर आए तो वहां पर संख्यावाची में द्विगु लगा दीजिए। छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? कमेंट कीजिए। छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप चाचा जाझा देखोगे तो यह आपका तालव्य में जाएगा, लेकिन मुझसे यह छा पूछ रहा है तो छा आएगा का धन सा से, और यहीं से यह पता चल जाता है कि यह का के बाद आएगा, इसलिए ऑप्शन डी। कभी भी बच्चा ज्ञा मत मार देना, त्रा मत मार देना, इसलिए हम हमेशा आपको बताते हैं कि हमें वर्णमाला में यह देखना है कि कैसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो हमेशा छा जो है का के बाद वर्णमाला के क्रम में पूछा जाए तब मारिए। अगला क्वेश्चन, संकर शब्द का अर्थ क्या होगा? क्या विदेशी होगा, तत्सम होगा, तद्भव होगा, या 2 भाषाओं से मिलकर बना शब्द होगा? आंसर डी हो जाएगा। हमने कहा डी आंसर क्यों हो जाएगा? क्योंकि कई बार बताया है बच्चों को, टिकट घर कोई शब्द है, घर हिंदी है, टिकट अंग्रेजी है, 2 भाषाएं मिल गई। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, बहुत चुनिंदा, बहुत धांसू प्रश्न। पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? अब इसको कई बच्चे गलत करेंगे, लेकिन अब नजर रहेगी उन पर जिन्होंने गलत किया है। पैतृक में प्रत्यय बताइए, बताइए पैतृक में कौन सा प्रत्यय होगा? जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया।
पैतृक में पितृ शब्द में इक प्रत्यय, देखिए पितृ जो शब्द होता है उसमें अगर मैं इक जोड़ दूं तो यह हो जाता है पैतृक, और यह पितृ दोस्तों इक जोड़कर ही पैतृक होता है। इसलिए कभी भी अक मत मार देना, क्योंकि यह इक लेकर साथ में आता है। कभी भी गलती से बेटा इस क्वेश्चन को गलत मत करना। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन लिया है अलंकार से, कहता है कि इन चारों ऑप्शन में एक ऐसा अलंकार है जो उपमा अलंकार है, एक ऐसा अलंकार है जो उपमा अलंकार है। हमें यह बताइए कि उपमा अलंकार का ऑप्शन कौन सा सही है। मैंने कहा शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, परम हंस सम बाल्य काल में सब सुख पाए। हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया, नए बच्चे ध्यान दें कि दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट अगर अलंकार में पूछा जाए तो उसको कभी भी अर्थ मत निकालना। उसका एकमात्र एक ट्रिक नोट कर लो कि अगर किसी भी अगर लाइन में सा आ रहा है, सी आ रहा है, सम आ रहा है, सा सी सम आ जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। यह ट्रिक नोट कर लेना, यह ट्रिक नोट कर लेना, उपमा अलंकार होगा अगर सा सी सम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। चलिए, दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश बताइए कि अंडज शब्द में ऑप्शन क्या होगा। अंडज शब्द में क्या अंडा खाने वाला, अंडा बेचने वाला, एक बीमारी का नाम, अरे अंडे से उत्पन्न होने वाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वही अंडज है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा, कमेंट कीजिए। बताइए दोस्तों, 19 नंबर, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन होगा। हमने कहा कि टाठा डाढ़ा स्पर्श है दोस्तों। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, एक छत्रक ज्ञा और एक स्रा होता है, इसलिए यह ज्ञा की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सबके बस का नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आप सब कर लोगे। अधोपतन को कैसा लिखा जाता है आप बताइए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, आपको जवाब देना है। आंसर क्या होगा। अधोपतन कभी बेटा नहीं होता, हमेशा अधा धन पतन होता है, लेकिन उसको धन के रूप में नहीं लिखा जाता है, हमेशा उसको साथ में लिखा जाता है। जिस तरीके से हम लोग दुख लिखते हैं ना, यही समझ लो कि ये भी अधापतन है, लेकिन लिखते कैसे हैं ये वाला जो गलत लिखते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, फिर से वर्तनी कह रहा तहसीलदारी, दार नहीं, तहसीलदारी शुद्ध वर्तनी बताइए। तहसीलदारी में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अरे ये बताओ, यहां से ये गलत है, ये यहां से सा से गलत है, तही ये ही से गलत है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर डी ऑप्शन के साथ तहसीलदारी। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से वर्तनी, 22 भी वर्तनी, 23 भी दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन रहेगा, फिर 24 हम देखेंगे। 22 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विक्रमी संवत ईसवी से 57 वर्ष आगे रहता है। एक तो ये जी के कंप्लीट। अब ये बताओ कि ये विक्रमी संवत जो है ये गलत लिखा है, इसको सही कैसे लिखा जाए। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है बदलते पैटर्न के साथ। तो संवत को हमेशा लिखने के लिए कुछ नहीं करना है कि संवत लिख दो, हलंत लगा दो, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। संधि दोस्तों हमने आपको कई बार बताया है, नए बच्चे फिर से ध्यान दें। संधि जो होता है वो वर्णों से मिलकर बनती है, और वर्णों से मिलकर बनती है तो यहां स्वर, विसर्ग और व्यंजन 3 प्रकार की संधियां होती हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं 24 नंबर, चैप्टर का नाम है विलोम शब्द। 100 क्वेश्चन शतक 20 मिनट के अंदर खत्म होगा। हर बहन, हर शेर, हर शेरनी से कहना चाहूंगा कि आज छोड़कर रण क्षेत्र नहीं जाना। बहुत मुसीबत से ये क्लास हो रही है, बहुत दोस्तों दिक्कतों से बोल पा रहा हूं, लेकिन आप ये समझ लो कि बहुत मुश्किलों से ये क्लास आसान बनानी है, और आसान तभी बनेगी जब आप हमारा साथ देंगे। ठीक है,
चलिए 24 नंबर का देखो आंसर क्या होगा। अर्पण, अगर किसी चीज को हम अर्पित करेंगे तो हम दूसरी तरफ ग्रहण करेंगे। विलोम शब्द में हम ग्रहण को हम ऑप्शन सी के साथ लॉक करेंगे। 25 नंबर, निम्नलिखित में एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको एक शब्द बताना है। एक शब्द कैसे बताना है कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही कठोर, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात कौन करेगा, किसको कहेंगे, तो बहुत ही बड़ा कठोर आघात के लिए वज्राघात ऑप्शन होगा सही दोस्तों, वज्रपात नहीं वज्राघात होगा। 25 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है, कोई बताएगा स्टेशन किस भाषा का शब्द है। अरे भैया, जब टिकट की बात करते हो तो ये हो जाता इंग्लिश, स्टेशन की बात करते हो तो यह हो जाता इंग्लिश, रेल की बात करते हो तो यह हो जाता इंग्लिश, है ना, हॉस्पिटल की बात करते हो तो यह हो जाता इंग्लिश, इसलिए यह अंग्रेजी शब्द है। अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से संधि में लेते हैं कि तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तपोवन में कौन सी संधि है, कमेंट कीजिए। तपोवन में कौन सी संधि है, तो हम कह सकते हैं तपह धन वन। तपह आएगा तो विसर्ग आएगा, तपह आएगा तो विसर्ग आएगा, और विसर्ग संधि का निर्माण जब भी होता है तो व्यंजन और स्वर जब मिलते हैं तो ही विसर्ग संधि बनती है। इसलिए आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इस क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का आंसर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, डिक्लेरेशन शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है, ये एग्जाम में बदलते पैटर्न के साथ पूछा जा रहा है। बदल रहा है पैटर्न दोस्तों, बदल रहा है पैटर्न, इसलिए आपको ध्यान देना है। डिक्लेरेशन को हिंदी अर्थ में कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वर्तनी से क्वेश्चन बहुत बार प्रश्न पूछा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ लो, आज एक लाइन बताऊंगा समझ जाओगे, एक मात्रा बताऊंगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यहां पर कह रहा है कि कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक, यह गलत लिखा है, निमित्तिक सांप्रदायिक कर्मों से संबंधित है। शुद्ध शब्द इसका बताना है रेखांकित का। निमित्तिक को बेटा नैमित्तिक कहते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, नैमित्तिक वही होगा जिसमें आपकी दो मात्राएं होंगी। देखिए ऊपर दो मात्राएं केवल इसमें दी गई हैं, तो नैमित्तिक होता है, न कि निमित्तिक होता है। चलिए 30 नंबर, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न, आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन। गिरधर में कौन सा समास होगा, कमेंट कीजिए। गिरधर में कौन सा समास होगा, तो मैं कहूंगा कि गिर धन धर। कोई भी समास करो, दुनिया का कोई भी शब्द आपको आ जाए एग्जाम में तो उसको तोड़ लीजिए। गिर धन धर बराबर गिरधर, और उसमें अगर समास पूछा जाए तो गिर का मतलब क्या होता है, पर्वत को का, और पर्वत के साथ यहाँ धर आ रहा है तो गिर को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण बहुब्री हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 31 नंबर दोस्तों, बहुत तेज चलेंगे, मात्र 5 सेकेंड आपको देंगे। गायक में कौन सी संधि है, स्वर है। स्वर के अंतर्गत कौन सी है, अयादि है। 2 क्वेश्चन। गायक का संधि विच्छेद कौन सा है, गैधन अक है। गैधन अक किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। अगले क्वेश्चन की तरफ, स्वर संधि का उदाहरण बताइए। दोस्तों स्वर संधि की पहचान क्या हो सकती है, या नहीं पता है तो पहले हम चारों ऑप्शन में देखें कि कौन से 3 ऑप्शन नहीं हो सकते। समझो, बागीस में अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो बाक धन ईस हो जाएगा, तो जहां पर आपका हलंत लग जाए तो व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। दुष्कर्म में आपका दुह धन कर्म हो जाता है तो यहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे ही दुह आया तो मैंने कहा आगे क्यों करूं विसर्ग। दिगंबर में उसी तरीके से दिक आएगा, हलंत लग जाएगा, व्यंजन आ जाएगा। महाधन इंद्र महेंद्र में दोस्तों गुण संधि होती है, और गुण संधि आती है स्वर के अंतर्गत आती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। यह क्वेश्चन है लल्लन टाप, सबके बस का नहीं है। सप्त ऋषि में कौन सा समास संधि होगी, जरा कमेंट कीजिएगा। यह है क्वेश्चन लल्लन टाप, क्वेश्चन सबके बस का नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को उखाड़ देंगे, आप इस क्वेश्चन को हर शेरनी हर शेर कर ले जाएंगे।
33 नंबर को बहुत ध्यान से करिएगा। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर सबके बस की बात नहीं है, मैंने पहले बता दिया। 33 में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी तो बहुत ज्यादा आ रहा है। बी सबसे ज्यादा आ रहा है, तो बी आंसर सबसे ज्यादा आने वाला गलत हो गया। हर संधि को देखते ही खन आप विसर्ग ना मारें। सप्तर्षि में सप्तधन ऋषि होता है, और अगर समास पूछा जाए तो सप्तर्षि में क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। यह बात दिमाग में बैठा लीजिए। सप्तर्षि में सप्ताह धन नहीं होता, सप्ताह कोई वर्ड नहीं होता दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, कमेंट कीजिएगा। हो गया गलत, हो गया गलत ना। चलिए, छा ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आती है, कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था कि सबके बस का नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों का, एक दो बच्चों का सही हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34। मैंने कहा था कि अगर छा आ जाए, मैंने कहा त्रा आ जाए, मैंने कहा स्रा आ जाए, मैंने कहा ज्ञा आ जाए, तो ये क्या है, यह दोस्तों आपके चार हैं, और यह क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन का मतलब है संयुक्त वर्ण है। निम्नलिखित में एक युग्म दिया गया है, और एक युग्म दिया गया है, उसमें दिया गया है कि सही अर्थ भेद बताइए। अब ये युग्म दिया गया है, एक बदन है और एक वदन है, एक वा ऐसा है और एक वा केवल वट वाला है। आपको ये बताना है कि कौन सा सही अर्थ होगा। ये वाले के अर्थ यहां पर आपको इतने में बताने हैं, ये वाले के अर्थ आपको इतने में बताने हैं। बताइए आंसर क्या होगा कि इस बदन का मतलब क्या है और इस बदन का मतलब क्या है। इस बदन का मतलब आप समझते हो ना, ये बदन दर्द हो रहा तो लगाइए आयोडेक्स, है ना, आयोडेक्स लगाइएगा। तो अगर मैं कह दूं कि भाई बदन दर्द का मतलब है कि शरीर दर्द हो रहा है या देह दर्द, हम देह भी ले सकते हैं और शरीर भी ले सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, हमारे पास ये तीन ऑप्शन आ सकते हैं। ये गलत हो गया। अब इस बदन का मतलब बेटा होता है या तो चेहरा मार लेते हैं, या तो फिर क्या मारते हैं, क्योंकि अब चेहरा तो कट गया। अब मेरे पास ऑप्शन आता है कि कहना, क्योंकि बदन का मतलब कहना होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि हम नहीं कहते बदन, हम कहते रहे बदत बदता बदंती, है ना, तो इसलिए हम कहते हैं ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं 36 नंबर। सारे चैप्टर मिलेंगे, विराम चिन्ह से चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर है, हर शेर हर शेरनी के लिए। कह रहा है दोस्तों कि वाक्य में जहां अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़े। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अर्ध विराम का मतलब क्या होता है ये, और अल्प विराम का मतलब क्या होता है ये, और पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है ये। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, तीनों चीजें। अर्ध विराम ये है, कौन सा, ये अर्ध विराम है, ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है। मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा। अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़े तो मतलब यह है कि अल्प विराम हो जाएगा, जिसका सिंबल ये होता है। सिंपल सी बात आप समझ गए, अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़े, और जो बिल्कुल रुक जाए वो पूर्ण विराम, आगे बात ही ना जाए तो पूर्ण विराम। बोलो क्लियर। अच्छा, हिंदी में अगर विराम चिन्ह की संख्या पूछ ले एग्जाम में तब क्या मारोगे। हिंदी में विराम चिन्ह कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। हिंदी में विराम चिन्हों के जनक कौन होते हैं, तो दोस्तों आपको एग्जाम में ये मिल जाए तो जनक होते हैं कामता प्रसाद। नोट कर लो, कामता प्रसाद इसके जनक होते हैं एग्जाम में, जैसे रसों के जनक होते हैं भरत मुनि। कोयले की दलाली में मुंह काला, क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है लोकोक्ति। आपको जवाब देना है, आंसर कीजिएगा। कोयले की दलाली में मुंह काला, गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है। बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, बुरी संगति में कलंक लगता है, बुरे विचार व्यक्ति को अपमानित ही कराते हैं। बिल्कुल सही बात है कि कोयले की दलाली में मुंह काले का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, या तो ऑप्शन नंबर हम डी लगाएंगे। तो याद रखिएगा कि यहां पर दोस्तों, हाँ, सी ऑप्शन लगाएंगे या तो डी लगाएंगे। बहुत ध्यान से करिएगा। कोयले की दलाली में, हाँ, मुंह काला, बुरी संगत का बुरा असर होता है, इसलिए बुरी विचार नहीं दोस्तों, अपमानित नहीं करते हैं। बुरी संगति के अर्थ में हमारा जो राइट आंसर जाएगा, क्योंकि बुरी संगत का बुरा असर होता है, खराब काम का खराब परिणाम आता है, बुरी संगत से बदनामी मिलती है, और बदनामी से कलंकित होता है व्यक्ति। कलंकित का मतलब है कि कुसंग का संग अगर लेते हैं तो कलंकित होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सा है, ऑप्शंस को लॉक कीजिएगा, क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइएगा, जवाब दीजिएगा।
यशोदा में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यशः धन दा। पहली बात तो ये क्वेश्चन इतना एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज ही हो जाते हैं, उनको लगता है यशोधन दा हो जाएगा, या यह धन दा, यह धन सदा कर देते हैं बच्चे कभी कभी, है ना। तो यहां पर यशः धन दा के साथ ये विसर्ग संधि हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए चला जाएगा। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिएगा अश्व का मतलब होता है, अश्व का मतलब होता है बाजी, अश्व का मतलब होता है बाजी होता है, अश्व का मतलब होता है तुरंग होता है, अश्व का मतलब होता है घोटक होता है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, तो आंसर कुश के साथ जाएगा, जो नहीं है पूछा है ऑप्शन डी हो जाएगा। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब आप समझते हो ना, प्रत्यय कहां पर लगता है? प्रत्यय को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स कहा जाता है। और प्रत्यय कहां पर लगता है? प्रत्यय हमेशा पश्च भाग में लगता है, पीछे लगता है। शब्द के पश्च भाग में जो जुड़ता है वही प्रत्यय होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कुछ इस तरीके का कल एक क्वेश्चन जरूर पूछा था, लेकिन आज क्वेश्चन बदल चुका है। 41 देखिएगा क्या कह रहा है, जवाब दीजिएगा। शब्दालंकार के भेद हैं दोस्तों, शब्दालंकार के भेद हैं, लॉक कीजिएगा। आंसर क्या होगा? अरे भाई एक बच्चा कह रहा है कि एक कमेंट पढ़ लीजिए गुरुजी, जिससे पता चले क्लास लाइव है। मतलब हम कभी ऐसा करे हैं क्या जो कभी लाइव क्लास के अलावा कुछ किया हो? लाइव क्लास चल रही है आपकी, है ना। मतलब मैं क्या करूं आपके लिए बताइए? जान निकाल के दे दूं या फेफड़े निकाल के दे दूं, तब पता चलेगा। अगला क्वेश्चन 41 की शब्दा अलंकार। देखिए दो अलंकार होते हैं, दो अलंकार में एक होता है शब्दा अलंकार और एक होता है अर्थालंकार। एक अर्थालंकार जो अर्थ के द्वारा, एक शब्दालंकार एक शब्द के द्वारा। अर्थ के आधार पर कौन कौन से हो सकते हैं? शब्द के आधार पर तो शब्द के अंतर्गत आ जाता है अनुप्रास, श्लेष और यमक आता है क्या? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अनुप्रास, यमक और श्लेष आता है, तो मैं कहता हूं बिल्कुल आता है शब्दालंकार के साथ। और हम कहते हैं उपमा, हम कहते हैं उपमा दोस्तों, तो वो किसके साथ आ जाएगा? उत्प्रेक्षा, तो वो किसके साथ आ जाएगा? वो आ जाएगा अर्थालंकार के साथ। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी लॉक करना है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व और प्लुत क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व और प्लुत क्या है? कमेंट कीजिएगा। बताइए। हाँ, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व जो होते हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं, जो धीमी आवाज और कम जोर लगे। प्लुत क्या होते हैं? जो सबसे ज्यादा, जैसे ओम जो है, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ओम बताइए कैसा स्वर है, तो ओम है, प्लुत स्वर है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए चला जाएगा। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द का चयन कीजिएगा कि संज्ञा शब्द कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बेटा, रचनाएं के क्वेश्चन कराएंगे इसी वीडियो में है, बिल्कुल आएंगे बेटा, इसी वीडियो से आएंगे, बिल्कुल आएंगे बेटा, परेशान मत हो। पूरा हिंदी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल इसी वीडियो से आएंगे, परेशान ना हो। केवल हिंदी को अच्छे से पढ़ लो, और एक क्वेश्चन बाहर आ जाए तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, अब एक वीडियो से तो नहीं, लेकिन इस 100 क्वेश्चन की जो वीडियो मैं करा रहा हूं, इससे आपको एग्जाम में इतनी ज्यादा अपार सफलता मिलेगी, आप खुद ही नहीं कह सकते। सारे चैप्टर को 3-3 क्वेश्चन में समाहित किया है, सारे चैप्टर को। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द होता है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, क्योंकि पतला राम पतला है, विशेषण हो गया। घास हरी है, विशेषण हो गया। तालाब गहरा है, विशेषण हो गया। सभा दोस्तों समूहवाचक के अंतर्गत आ गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्कार शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपको बता दूं कि संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सम धन कार बराबर संस्कार, और संधि विच्छेद कैसा होगा? यहां पर कैसा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 45, जिस समास में उत्तर पद ध्यान दीजिए, उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? समास कौन सा हो जाएगा? कि ऐसा समास बताओ जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। तो हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि जहां पर विशेषण होगा, विशेषता बताई जाएगी, तो विशेषता का वर्णन होगा, वहां पर विशेषण जरूर होगा। और विशेषण होगा तो कर्मधारय होगा ही होगा। नील कमल नील गाय में बताइए समास, तो कहते हैं ना कर्मधारय। बताइए। चलिए।
निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, बताइए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जबरा फैन वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 46 नंबर कि एक शब्द आपको बताना है जो बिल्कुल कहीं ना कहीं अशुद्ध है, आपको बताना होगा। आप तथापि को देखोगे, तदाकार को देखोगे, तथैव को देखोगे, तदोपरांत इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो होता है तदुपरांत होता है। हमेशा याद रखिए तदोपरांत बेटा कभी होता ही नहीं है, कोई क्वेश्चन कोई भी शब्द ही नहीं है डिक्शनरी में। हम लोग लिखते जरूर है तदोपरांत, लेकिन होता क्या है, तदुपरांत होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा, कमेंट कीजिए। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा, तो अवनत में आपका अब उपसर्ग हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, ये कुछ दिन पहले कराया था कि इन बच्चों को पता है कि संस्कृत में ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और जो तत्सम से बनते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 48 नंबर का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर 49 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है, कमेंट कीजिएगा। रूढ़ शब्द का मतलब आप समझते हो, रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि जो संधि, जिसका संधि विच्छेद ना हो। ट्रिक समझ लो कि ऐसे शब्द जिसका, ट्रिक समझ लो कि जिसका संधि विच्छेद ना हो, संधि दोस्तों ना हो, वही रूढ़ शब्द है। जैसे विद्यालय में विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्याधनालय, वाचनालय में वचन धन आलय। और एक और बताता हूं, रूढ़ शब्द हमेशा छोटे होते हैं क्योंकि उनका संधि विच्छेद होगा ही नहीं। तो रूढ़ शब्द देखने में देखिए 2 अक्षर का है, इसलिए आपको 2 या 3 अक्षर का आंसर लगा देना है। इसलिए हमेशा देखिए, अब जैसे कह दे कि आंख बताइए तो आंख भी कैसा है, रूढ़ शब्द है। कान बताइए तो कान कैसा है, नाक कैसा है, पानी कैसा है, पशु कैसा है, धनु कैसा है ना, ये क्या है, वैभव कैसा है, ये देखिए ज्यादा से ज्यादा 3 अक्षर का। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए तो संधि विच्छेद नहीं होगा। अब अगर मैं पूछ लूं कि मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। मनोयोग में देखा जाए तो मनोयोग में कौन सी संधि है, तो मनहा आ जाए तो विसर्ग संधि है, और मनहा आ जाए विसर्ग संधि है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी चला जाएगा। अगला, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा। मैं कहता हूं दोस्तों पुरोहित पूछा जा रहा है, और अगर क्वेश्चन में 51 नंबर में पुरोहित पूछा गया है तो आप पुरहा लगा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, तो ट्रिक नोट कीजिएगा, ट्रिक नोट कीजिए। अगर आपके या, रा, ला, वा अगर आते हैं, यह क्या है, यह अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। 4 अक्षर पर कोई आधा वर्ड लटक जाए, या के ऊपर भा आधा लटक गया तो समझ लो इन चारों के ऊपर कोई आधा लटक जाए तो यड़ हो जाएगा। ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, दिमाग में बैठा लेना दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और योग रूढ़ बता दीजिए तो मजा ही आ जाए। बताइए, आंसर दीजिएगा क्या होगा। बहुत सुंदर। योग रूढ़ की ट्रिक मैं बता देता हूं आपको, योग रूढ़ की ट्रिक मैं बता देता हूं कि दुनिया का कोई भी शब्द अगर आपको देखना है तो बहुब्री अगर है वो, तो वो योग रूढ़ होगा। अगर वह शब्द बहुब्री है तो वो योग ऋण होगा। इसलिए यहां पर बहुब्री शब्द है, केवल जलज है, जो जल में उत्पन्न होता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है, वो हमारा क्या चला जाता है, कमल बहुब्री हो जाता है। मजिस्ट्रेट शब्द हिंदी में क्या है, मजिस्ट्रेट शब्द हिंदी में क्या है, बताइए। चैनल पर पहली बार कोई बहन कोई भाई है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। रोज रात 8 बजे देश की नंबर 1 हिंदी और रात्रि 10 बजे जीके फटाफट क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर ले, बिना किसी पेड कोर्सेज, 0 पैसे में, रुपए तो बात छोड़ो, 0 पैसे में सिलेक्शन। मजिस्ट्रेट शब्द है दोस्तों, मजिस्ट्रेट एक शब्द है, हमारे देश का नहीं है। मजिस्ट्रेट शब्द इंग्लिश वर्ड का एक शब्द आता है, और जो इंग्लिश के अंतर्गत आएगा वो देशज नहीं होगा, तत्सम नहीं होगा, तद्भव नहीं होगा, बल्कि विदेशज होगा। अगला क्वेश्चन, विभावरी किस प्रकार का शब्द है, कमेंट कीजिए। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तो दोस्तों विभावरी का मतलब क्या होता है, क्या रात्रि के संदर्भ में लोगे आप। और विभावरी की अगर बात की जाए तो विभावरी को क्या तत्सम के साथ लोगे, तो बिल्कुल आंसर हमारा सी के साथ लॉक हो जाएगा। 56 नंबर, योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा, कमेंट कीजिएगा।
योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा? जरा जवाब दीजिएगा दोस्तों, योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा? तो मैं कहूंगा आपसे कि योग रूढ़ शब्द वही होगा जो दुनिया का हर बहुब्री समास होगा। और दुनिया की ट्रिक नोट कर लीजिए कि अगर बहुब्री समास होगा, अगर बहुब्री समास होगा तो वो हमारा योग रूढ़ होगा, लंबोदर बहुब्री समास है। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। तत्सम शब्द कौन सा आंसर सही होगा? तत्सम शब्द का सही आंसर बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द का जो सही आंसर होगा वो गोधूम हो जाएगा, क्योंकि गोधूम का जो तद्भव होता है वो गेहूं होता है। ठीक है, चलिए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? एक ऑप्शन में बढ़ा लेता हूं, यहां पर मैं 7 को 3 कर देता हूं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा। 7 को 3 कर दिया है, 58 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी, 1 सेकेंड नहीं लगना चाहिए, 1 सेकेंड नहीं लगना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? 58 नंबर का डी, 58 नंबर का डी, बहुत बढ़िया। 58 का डी, 58 का डी, 58 का डी, 58 का डी। ठीक है, 58 का डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जितने भी बच्चे डी मार रहे हैं उनका सबका गलत है, 58 का सी हो जाएगा। अरे अब आप कहोगे कि अरे अरे सर ये क्या? अब क्वेश्चन को सही से पढ़ो, अब क्वेश्चन को सही से पढ़ो। डी वाले, सी वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, डी वाले क्वेश्चन को सही से पढ़ो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमने आपसे क्या कुछ कहा था कि क्वेश्चन को मेरे हिसाब से पढ़ो? अरे अपने हिसाब से पढ़ो यार। हमने ये तो नहीं पूछा संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि तो 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा स्वर, व्यंजन, विसर्ग तो ठीक है, लेकिन स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? अरे भैया, स्वर संधि में आपकी एक यड़ भी आती है, आपकी एक दीर्घ भी आती है, आपकी एक वृद्धि भी आती है, आपकी एक अयाद भी आती है, आपकी एक गुण भी आती है। 1 2 3 4 5, ये सब हमारी मौसी हैं क्या? इसलिए आंसर हमारा सी होगा ना। अगला क्वेश्चन 59। हाँ आती है भैया, गढ़ वाली। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? कनिष्ठ शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो इष्ट हो जाएगा, इसलिए इष्ट नहीं होगा। ठीक है, 60 नंबर, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द बताइए। मैंने क्या बोला? रूढ़ शब्द वो होता है जो दुनिया का कोई भी शब्द संधि विच्छेद के भाग में न टूटे। अब जैसे जलज हो जाता, जलज, पंकज, जितने भी जा वाले होते हैं ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं, तो मतलब ये तो सब योग रूढ़ हो गए। मैंने अभी अभी ऊपर बताया था कि वैभव जो होता है जिसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते, जो तीसरे की तरफ इशारा करता है तो वो तो बहुब्री समास होता है, वो बहुब्री होगा तो योग रूढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए। 61 क्या कह रहा है? बातानुकूल में कौन सा समास होगा, वो कौन सा संधि होगा, कमेंट करना है। बातानुकूल में कौन सा संधि होगा? तो मैंने कहा बात धन अनुकूल। मैंने क्या कहा? बात धन अनुकूल होगा। और जैसे ही बात धन अनुकूल, तो ये यहां से गलत हो गया, ये यहां से गलत होगा, ये यहां से गलत हो गया, और हम कह सकते हैं कि अनुकूल, और ये गलत हो गया यहां से, और ये सही हो गया अनुकूल, हमारा ऑप्शन सी। भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए, भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? कमेंट कीजिए। बताइए, बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। उसको कहा जाता है दोस्तों लिपि कहा जाता है, क्योंकि जो चिन्ह माने जाते हैं, तो जब भी भाषा को लिखा जाता है, देखिए भाषा को जो लिखा जाता है वो हमेशा लिपि में। जैसे अगर हिंदी क्या है? हिंदी तो दोस्तों एक भाषा है, और हिंदी को लिखा किस लिपि में जाएगा? तो हिंदी को लिखा तो देवनागरी में जाएगा ना। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि भाषा को लिखा जाता है तो वो लिपि के माध्यम से लिखा जाता है। तो गुरुमुखी की बात करें तो पंजाबी, और देवनागरी की बात करें तो हिंदी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो। अब देशज की बात करें तो ये खेत का क्षेत्र हो जाता है, तत्सम तद्भव है। अग्नि का आग हो जाता है, तत्सम तद्भव है। लोटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लोटा दोस्तों, लोटा बाल्टी क्या है? यह देशज शब्द है जो हमारे आम बोलचाल में चलते हुए आए हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 64 नंबर का आंसर आपको बताना है। तद्भव शब्द का चयन करना है कि मुंह, प्रलाप, मर्म और बैंक।
तद्भव शब्द का आपको चयन करना है दोस्तों, तो मैं कह सकता हूं कि तद्भव का मतलब आपको यहां पर इस क्वेश्चन में क्या मुंह लगाना है, प्रलाप लगाना है, मर्म लगाना है, बैंक लगाना है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि मुंह का मुख होता है। और जैसे ही मुंह का जो है क्या हो जाएगा, मुंह का मुख आपने देखा तो मुख तो तत्सम हो गया और मुंह हो गया तद्भव। अगला, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं, जरा बताइएगा कि जिस शब्द के कई, अब जैसे कहा कि विद्यालय है तो विद्या धन आलय, तो एक शब्द के दो खंड हो गए, तो शब्द के खंड हो जाए तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि वो शब्द यौगिक होता है, और वो यौगिक होता है तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। और जिसके खंड ना हो वो रूढ़, जिसके हो जाए वो यौगिक, जो हर बहुब्री समास हो वो योग ऋण, आंसर हमारा ए। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको हिंदी सुपरफास्ट में पढ़नी है, जीके सुपरफास्ट में पढ़नी है, सारे सब्जेक्ट सुपरफास्ट में पढ़ने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सिलेक्शन के लिए। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है देशज कहा जाता है। और जो शब्द संस्कृत के होते हैं, ध्यान दीजिए, जो शब्द संस्कृत के होते हैं वो तत्सम है, जिन शब्द का पता ना हो वो देशज है, जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, दो भाषाओं का निर्माण होता है वो संकर है, और जो तत्सम से बनते हैं, दोनों में फर्क है, जो संस्कृत से बनते हैं वो तत्सम और जो तत्सम से बनते हैं वो तद्भव, सिंपल सी बात है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा, स्वागत है। बताइएगा बताइएगा, हर शेरनी का जोश खत्म हो गया भैया, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा, गलत कर रहे हो। तेजोमय का सही संधि विच्छेद अगर आपको बताना है तो तेजः धनमय हो जाएगा क्या, और जैसे ही आप इस क्वेश्चन में तेजः धनमय लगाओगे वैसे ही इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, वकील किस भाषा का शब्द है दोस्तों, वकील, वकील किस भाषा का शब्द है, हमें लगता है हमने दिया है, हमारे देश ने दिया है, तो ऐसी बात नहीं है, हमारे देश का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वकील शब्द एक है विदेशज और यह आएगा अरबी के अंतर्गत, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 68 का ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, बताइए। स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं यौगिक। यौगिक के खंड हो जाते हैं, यह सार्थक खंड की बात करेगा, इसके सार्थक खंड होते हैं। यह दुनिया का हर बहुब्री समास होगा, इसके सार्थक खंड नहीं होते हैं, और यह स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले भी होते हैं। ये तीनों चीजें आपको बता दी हैं। अगला क्वेश्चन, चाय किस भाषा का शब्द है, चाय किस भाषा का शब्द है, बताइए। चाय दोस्तों एक चीनी भाषा से, चा से चाय, चा से चीनी, याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, चाय और चा से चीनी, ठीक है, चाय चीनी, चाय चीनी, चाय में क्या पड़ेगा, चीनी, चाय में क्या पड़ेगा, चीनी, आंसर हमारा सी। अगला ट्रिक याद हो गई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न पंक्तियों में प्रस्फुटित होने वाले अलंकार का चयन कीजिएगा। प्रस्फुटित होने वाले अलंकार का मतलब है कि ज्यों ज्यों बूढ़े समय रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, समय रंग नहीं होना चाहिए, यहां पर श्याम रंग होना चाहिए, गलत हो गया है, हाँ जी, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग या ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, आप कुछ भी कह सकते हो, बूढ़े ही यूज हुआ है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जब भी दो चीजों में आपस में विरोधाभास होता है तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है दोस्तों। क्या कोई भी चीज है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, अगर कोई काले कलर में डूबता जाए तो क्या उज्जवल हो सकता है। आप अपने हाथों को कोयले में डाल दो तो आप क्या यह कल्पना कर सकते हो कि वो सुंदर हो जाएं, नहीं, काले ही तो होंगे दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन में विरोधाभास है, जब दो चीजों के बीच में विरोध पाया जाए तो विरोधाभास होता है। बूढ़े श्याम रंग, यहाँ श्याम होना चाहिए, श्याम रंग का मतलब है ना कृष्ण के समान जो रंग होता है वो हम कहते हैं श्यामले रंग में अगर बूढ़ेंगे तो क्या उज्जवल होंगे, नहीं ना, तो विरोधाभास हो जाएगा। 72 नंबर देखिए, पा फा बा भा में कौन सा उदाहरण होगा, तो पाफा बाभा आता है ओष्ठ व्यंजन के साथ, क्योंकि ये ओठ के द्वारा बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आप देखिएगा क्या आंसर होगा, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा।
निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो निष्काम में आपका निस उपसर्ग होगा, क्योंकि नहीं होता ही नहीं है। प्रयोग के नजर से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कमेंट कीजिएगा। सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? तो सूक्ष्म अंतर होंगे तो वो समानार्थी कहलाएंगे, अनेकार्थी नहीं, समानार्थी। सूक्ष्म अंतर का मतलब है कि जो बहुत थोड़े अंतर की बात करेंगे, जिनमें बिल्कुल समानता हो, और समानता होगी तभी तो समानार्थक कहलाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। लास्ट के 25 प्रश्न बहुत ध्यान से देख लेना है, मात्र 8 मिनट के अंदर। मैं ध्यान दीजिएगा, मोहन होना चाहिए। मोहन बच्चों के लिए किताब लाया, ये क्वेश्चन है आपका कारक से। मोहन बच्चों के लिए 75 क्वेश्चन में अभी तक एक क्वेश्चन कारक का आया है। अभी बीच में हम कुछ रचनाएं भी लेंगे, बहुत ध्यान से करिएगा। मोहन बच्चों के लिए, अब देखिए यहाँ पर जो विभक्ति का यूज हुआ है, विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वो क्या है? वो है हमारा संप्रदान कारक का, और संप्रदान कारक ऑप्शन नंबर बी में है। तो विभक्ति कौन सी है? विभक्ति है के लिए, इसलिए संप्रदान कारक हो जाएगा। हिंदी में देखिएगा कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में 8 प्रकार होते हैं, ये नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषी प्रांत में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? क्वेश्चन है साहित्य से, बहुत ध्यान से करिएगा। हिंदी भाषी प्रांत में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? देखिए, हिंदी भाषी प्रांत में जो शामिल नहीं है वो पंजाबी भाषा शामिल नहीं है, बिहारी है, उत्तर प्रदेशी है, मध्य प्रदेशी है, ये सभी शामिल हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 76 नंबर का डी हो जाएगा। 76 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? कह रहा है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कितनी संख्या होती है? कमेंट कीजिए। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों वर्णों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा। जवाब दे सकते हो आप सभी, क्या बताइए। वीडियो लाइक कर लेना अगर अच्छा लगे, नहीं है लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो आप देखते जाइएगा, कोई समस्या नहीं है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पिछली बार पूछा गया है। 77 नंबर का क्या आंसर होगा? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई गलत है, मैं बता दूंगा। एक ये कह रहा है कि एक बच्ची कह रही है कि सर 71 में ज्यों जनु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार ना होगा सर, प्लीज बता दीजिए। ज्यों जनु मानो, ज्यों कब बता दिया मैंने कहा जनु जानो मनु मानो आता है उत्प्रेक्षा में, अभी बताऊंगा उत्प्रेक्षा। ज्यों तो अपने आप से जोड़ लिया, मतलब बहुत एकदम से हाईवे ड्राइवर हो तुम लोग हैं। ज्यों ज्यों क्या होता है? जनु जानो मनु मानो, जनहू मनहू। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 50 के आसपास, क्योंकि 52 वर्ण होते हैं तो इसलिए 50 के आसपास लगाएंगे। 78 नंबर, मोहन कार से नीचे गिर गया, बताइएगा आंसर क्या होगा? तो जब मोहन कार से नीचे गिरा था तो दोस्तों वो अलग हुआ है, तो अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं? कमेंट कीजिएगा। अरे उसमें थोड़ी ना बताए हैं, उत्प्रेक्षा में उत्प्रेक्षा की तरह बताया है भाई। उत्प्रेक्षा में उत्प्रेक्षा की तरह बताया है। उत्प्रेक्षा में परिभाषा ही अलग हो जाती है। चलिए, वर्ण किसे कहते हैं मेरे लाल, बताइए वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण ध्वनि को कहा जाता है, ध्वनि से ही वर्ण को हम लिखित शब्दों में यहां पर इंगित करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए चला जाएगा। 80 नंबर, नवरात्र में कौन सा समास होगा मेरे लाल, बताइए। नवरात्र में हमारा 9 आ रहा है, इसलिए संख्यावाची है तो द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन है, दीप सखा के रचनाकार कौन है? कमेंट कीजिएगा।
दीप सखा के रचनाकार कौन है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि दीप सखा को लिखने वाली महादेवी वर्मा है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। महादेवी वर्मा के साथ यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि यामा पर इनको पुरस्कार मिला है, यामा इनकी प्रमुख रचना है, और उर्वशी पर मिला है इनको पुरस्कार। ठीक है, उर्वशी पर इनको मिला है, यामा पर इनको मिला है। दीप सखा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि संधि किसे कहते हैं? कमेंट कीजिएगा। संधि दोस्तों किसे कहते हैं? कमेंट कीजिएगा। तो मैं कहूंगा कि दो वर्णों के मेल से, अभी अभी बताया था, ये क्वेश्चन पिछले बार भी हमने कराया था, दो वर्णों के मेल से हम कहेंगे संधि होता है। इसलिए आपको यहां पर याद लिख लेना है कि दो वर्ण जब मिलेंगे तो संधि होगा, और जब दो शब्द मिलेंगे तो समास होगा। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समास की परिभाषा बी ऑप्शन होगा, संधि की परिभाषा ए ऑप्शन होगा। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, दोनों चीजें क्लियर हो गई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। अधाधन गति अधोगति होता है, तो क्वेश्चन में साफ साफ इंडिकेट है दोस्तों कि यह विसर्ग संधि हो जाएगा, क्योंकि यह अधाधन गति की बात कर रहा है, अधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग होगा? तो क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि प्रत्युत्पन्नमति जो दिया गया है उसमें प्रत्युत्पन्नमति में प्रति उपसर्ग है। क्या है? प्रति उपसर्ग है, और प्रति उपसर्ग है तो हमारा जो ऑप्शन है वो किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। उपसर्ग कहां पर जुड़ता है? शब्द के अग्रभाग में जुड़ता है, ये भी आपको आना चाहिए। शब्द के अग्रभाग में जुड़ने वाला एक उपसर्ग होता है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हारे को हरिनाम, रचनाओं से परेशान थे आप, रचनाएं ले लीजिए। हारे को हरिनाम किसे कहा जाता है, यानी हारे को हरिनाम किसकी रचना को कहा जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। बताइए, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हारे को हरिनाम, यहां पर आंसर क्या होगा? हारे को हरिनाम जो रचना है वो लिखी है दोस्तों, वो लिखी है आपने, दिनकर साहब ने लिखी है। आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक नई रचना बताते हैं, प्रणभंग। प्रणभंग किसकी रचना है? तो प्रणभंग जो है एक रचना है, दिनकर की है। ठीक है, प्रणभंग किसकी है? दिनकर की है। रश्मि रथी किसकी है? रश्मि रथी किसकी है? दिनकर की है। उर्वशी किसकी है? दिनकर की है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर आपके स्क्रीन पर। 86 नंबर कह रहा है कि ईया प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? जवाब देना है आप सभी को। ईया प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? बताइएगा। स्वागत है हरशेर हरशेरनी का। ईया प्रत्यय का प्रयोग क्या भोजपुरिया में हुआ है, भारतीय में हुआ है, अतिथेय में हुआ है? तो मैं तो कह सकता हूं कि भोजपुरिया वाले जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है समास का शाब्दिक अर्थ। बहुत रटाया है, इतना ज्यादा, मतलब 100 में कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर इसलिए डाल दिए हैं कि जो क्वेश्चन बच्चों को आते थे, और 20-100 क्वेश्चन में अगर आपका स्कोर भी नहीं जा रहा है 65, तो बिल्कुल गलत है, हिंदी बहुत खराब है। 65 स्कोर तो जाना चाहिए कि आपको ऐसे क्वेश्चन 100 हमने लाए जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। समास को संक्षिप्त कहा जाता है, और दोस्तों समास को संक्षिप्त के अलावा संक्षेप कहा जाता है या संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, त्रिनेत्र में समास कौन सा होगा? त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? कमेंट कीजिए। त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा बताइएगा दोस्तों। तो मैं कहता हूं कि त्रिनेत्र का मतलब है त्रि यानी तीन, और नेत्र का मतलब है अक्षी यानी आंख, और जहां पर त्रिनेत्र आएगा तो भगवान महाकाल की बात होगी, और महाकाल की बात होगी तो बहुब्री समास हो जाएगा। तत्सम शब्दों का स्रोत क्या होता है? अब क्वेश्चन बदल चुका है, क्वेश्चन बदला है तो आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा दोस्तों। तत्सम शब्दों का स्रोत क्या होता है? तो वो दोस्तों संस्कृत हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, बताइए। बताइए दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 90 नंबर कह रहा है दुकूल का पर्यायवाची क्या होता है? मतलब दुकूल का मतलब यहां पर पूछा गया, दुकूल का अर्थ क्या होता है? तो दुकूल का जो अर्थ होता है, ध्यान दीजिए, दुकूल का जो अर्थ होता है वो होता है कपड़ा।
दुकूल का अर्थ होता है कपड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए चला जाता है। अगला, अलाव का पर्यायवाची शब्द है, कमेंट कीजिएगा अलाव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बताइए दोस्तों, अलाव का पर्यायवाची शब्द बहुत आसान है कि अगर कोई अलाव की बात करेगा तो उसको अंगीठी से जोड़ेंगे, और अंगीठी का अगर तत्सम पूछा जाए तो बेटा क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। अंगीठी का क्या होता है, अग्निष्ठिका होता है। क्या होता है, अग्निष्ठिका होता है। ये भी बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 92 नंबर आपके स्क्रीन पर है और 92 नंबर आपसे कुछ कह रहा है। कह रहा, जब किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है तो कौन सा रस होता है, क्या बताएंगे आप सभी कि जब किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है तो मैं तो कहता हूं कि भाई क्रोध का अगर वर्णन होगा तो उसके अंदर क्रोध आएगा, रौद्र का निर्माण होगा, और रौद्र आएगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बताइए, हिंदी में रसों के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि है। क्लियर है ना, भरत मुनि को क्या कहा जाता है, भरत मुनि को कहा जाता है रसों का जनक। और हिंदी में भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, कई बार बताया, रटाऊंगा, हर बार रटाऊंगा, 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आपके स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है दोस्तों एक बार लाइक कर लीजिए वीडियो, सभी बच्चे एक साथ में। बहुत बढ़िया, लाइक नहीं किया है और कुछ बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर गलत लग रहा है तो बता दीजिए, है ना, अच्छा नहीं लग रहा है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 93, देश विदेश में कौन सा समास है, तो देश विदेश। अब देखिए, दोनों पद अगर प्रधान है तो एक तरफ है देश और एक तरफ है विदेश, बीच में आया है योजक चिन्ह, और बीच में योजक चिन्ह अगर आया है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर योजक चिन्ह वाला द्वंद्व समास हो, लेकिन 90% योजक चिन्ह वाला द्वंद्व समास होता है, और आपस में यहां पर दोनों पदों की प्रधानता की बात की गई है। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है, कमेंट कीजिए। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है दोस्तों, कमेंट कीजिए। रात्रि 8 बजे देश की नंबर 1 हिंदी आप सभी को अगर पढ़ना है, 4 दिन के अंदर अपने आप के अंदर जमीन और आसमान का अंतर देखना है, तो 8 बजे देश की नंबर 1 हिंदी रोजाना पढ़िए, और मानचित्र के साथ 10 बजे रात्रि के जीके पढ़िए, 11 बजे सुबह मैराथन पढ़िए। महा मैराथन में सारे सब्जेक्ट को कवर कराया जाता है, इसलिए हर बहन हर भाई सब्सक्राइब कर लो। 0 पैसे में सिलेक्शन आपके घर होगा, यह वादा है हमारा गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी और आपका हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 94, पाश्चात्य का होता है पौर्वात्य। बहुत आसान प्रश्न है। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, कमेंट कीजिएगा। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, आपको बताना है, तो यहां पर आपको बताना होगा आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या अगर देखी जाए तो हम कहते हैं कि 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या अगर देखी जाए तो उनकी भी 4 होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी 4 होती है, इनकी 4 होती है, तो 4 इनकी हो गई, अंतस्थ की हो गई। अंतस्थ में कौन से आते हैं कि एक या आ गया, एक रा आ गया, एक ला आ गया, एक वा आ गया, और इनकी भी 4 होती है। इनमें 4 कौन से होते हैं, इनमें 4 दोस्तों होते हैं, सा हो गया, एक ये सा हो गया, एक ये सा हो गया, एक हा हो गया। तो ये 4 4 कितने हो गए, ये 8 हो गए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर, देखिए ये है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसे उत्प्रेक्षा है, जनु जानो मनु मानो, जानहु मानो, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर आंसर क्या चला जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार चला जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेम राज्य के रचनाकार कौन है, कमेंट कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, GURUJI या डायरेक्ट नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, कमेंट बॉक्स में भी दी है। तुरंत हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम में एकदम से शिरकत करें। टेलीग्राम में सभी बच्चे ज्वाइन कर लें, बिल्कुल बेटा आएगा, सभी में आएगा आपका। प्रेम राज्य के रचनाकार कौन है, कमेंट कीजिए। 97 नंबर का जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, कमेंट कीजिए। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, बताइए। हाँ जी, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, किए हैं, अच्छा ज्वाइन किए हैं, बहुत बढ़िया। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कौन कौन किया है, जरा एक बार कमेंट कीजिएगा, हाथ उठाइए, हैंड्स अप करिए। राज्यपाल में देखा जाए तो जातिवाचक है, क्योंकि गवर्नर होता है जो दुनिया में बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ का गवर्नर, वहाँ का गवर्नर, यहाँ का ये, वहाँ का वो, जाति में आता है ना। अगर किसी का नाम ले लो कि भाई आनंदीबेन पटेल या फिर गणेशी लाल शंकर या फिर कोई और, तो हम कह सकते हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी चला जाएगा। 99। ओ, बच्चे कह रहे सर 4 साल हो गया, बहुत बढ़िया।
टेलीग्राम ग्रुप को पहले जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना नंबर का जैसे व्हाट्सएप बनाते हो अपने नंबर का वैसे ही आप वो कर लीजिएगा OTP आके, ठीक है। और तुरंत आपको गुरुजी वर्ड सर्च करना है या इस लिंक को क्लिक करोगे, जिस समय आपका पूरी तरीके से रन होगा आपका होगा, अब जैसे क्लिक करोगे वैसे ऑटोमेटिक यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। तो लिंक से करोगे तो बहुत आसान होगा। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो सा 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 साहा, सिंपल सी बात है। और ये रहा 100 क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में। बताइए, आप सभी के परिवारों को मेरा एक बार फिर से प्रणाम। और आप सभी के परिवार यूं ही मुस्कुराते रहें, आप मुस्कुराते रहो और यूं ही आप स्वस्थ रहो दोस्तों, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। 70 वाला बताइए बेटा, अब इतना पीछे तो नहीं जाऊंगा, हाँ कल जरूर बता सकते हैं। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। 100 क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क में, आप चुनिएगा, इसको देखिए, गूगल करिए, कुछ भी करिए, हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।